सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको स्टार्ट पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है एमएसएमई एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। तो चलो अब शुरू करते हैं। मैं इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट चैप्टर करा दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं एमएसई का मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करती है। जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं हाँ हमारी कंट्री में, उसमें सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल इनका होता है। ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत मदद करती है और जीडीपी भी बढ़ती है इनकी वजह से। इसलिए हमें इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया लाई थी एमएसएमई एक्ट 2006। हम ये चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सेक्टर्स में डिवाइड है। हैंडीक्राफ्ट में है, सेरिकल्चर में, खादी में, विलेज इंडस्ट्रीज में है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एमएसएमईज हैं। तो अब देखते हैं इन सबका मतलब क्या होता है। जो गवर्नमेंट हमेशा मतलब इनका इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर करती है। सपोज करो कि माइक्रो एंटरप्राइज है तो उसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़। स्मॉल एंटरप्राइज है तो 10 करोड़ 50 करोड़। मीडियम है तो 50 और 250 टर्नओवर। आप ये देखो, यहाँ पे ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं और ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5, और यहाँ पे नीचे आपको याद करना पड़ेगा 1 10 50, ऐसे याद हो जाएगा। यह हमारा एक्ट लाई थी एमएसएमई एक्ट 2006 गवर्नमेंट, ताकि इनको प्रोटेक्ट कर सके, रेगुलेट कर सके, सब चीज़ों का ध्यान रख सके। अब देखते हैं इसका रोल क्या क्या है हमारी कंट्री पे। सबसे पहले तो 95% इंडस्ट्रियल यूनिट्स है एमएसएमई की हैं। फिर एमएसएमई सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयज है ह्यूमन रिसोर्स का एग्रीकल्चर के बाद। तो ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है। थर्ड, एमएसएमई में मास कंजप्शन गुड्स बनते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स बनती है, हॉजरी गुड्स बनती है, स्टेशनरी के आइटम्स बनते हैं, कितनी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स बनते हैं। तो ये सब में मदद करती है। एमएसएमई सिंपल प्रोडक्ट्स यूज़ करती है और सिंपल टेक्नोलॉजी पे होती है। इसलिए वो डिपेंड करती है जो लोकल अवेलेबल मटेरियल है, जो आपकी एरिया में लोकली मिल जाता है। ये नहीं इम्पोर्ट कराना पड़ रहा है, दूसरे कंट्री स्टेट से मंगाना पड़ रहा है। जो लोकली मटेरियल अवेलेबल है और जितना भी लोकली अवेलेबल लेबर है उनका यूज़ करती है। इसलिए बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ से स्प्रेड होता है। ये एंटरप्रेन्योरशिप की भी अपॉर्चुनिटी देती है। और यहाँ पे लो कॉस्ट प्रोडक्शन होती है। स्मॉल साइज है तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाती है, ज़्यादा पूछना नहीं पड़ता। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिग होती है तो सबके डिफरेंट हेड्स होते हैं, ये लेकिन ये जनरली स्मॉल होती है, तो इसलिए जल्दी डिसीजन मेकिंग हो जाती है और जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आती है उनका राइट टाइम पे यूज़ हो जाता है इनसे। तो चलो हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। तो इसका नाम है प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है एमएसएमई के साथ। प्रॉब्लम सबसे पहले फाइनेंस की। इनको खास थोड़ा कम फाइनेंस मिलता है क्योंकि ये एमएसएमई होते हैं, तो इन पर ट्रस्ट नहीं होता, क्रेडिटवर्दीनेस नहीं होती इनके पास, क्योंकि कैपिटल नहीं रेज कर सकती ना ज़्यादा। तो लोकल फाइनेंसेस एंड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है वो नहीं देती। और रॉ मटेरियल, समटाइम्स क्या होता है, रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं होता या फिर हाई क्वालिटी का मिल रहा है तो उसको वो नहीं ले सकती। फिर आता है मैनेजरल स्किल। मैंने कहा था स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके पास सबकी सब स्किल्स हो, तो हम ज़्यादा स्पेशलिस्ट भी अपॉइंट नहीं कर सकते। मार्केटिंग, हाँ मार्केटिंग में पैसा खर्च होता है लेकिन पैसे तो इनके पास ज़्यादा होते ही नहीं है, तो इनको ये मिडल मैन भी ज़्यादा नहीं कर पाते, अपना मिडल मैन पे ज़्यादा एक्सपेंस डिपेंडेंट होना पड़ता है, तो जिससे इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाता है और मार्केटिंग में डीले हो जाती है। क्वालिटी, क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं दे पाती क्योंकि इनको हमेशा अपने प्राइस कम रखने पड़ते हैं। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं होता क्योंकि खासकर ये लोग लेबर इंटेंसिव बनाते हैं, तो डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं ये लोग। ग्लोबल कंपटीशन भी आ जाता है। ग्लोबल कंपटीशन तो कितना टेक्नोलॉजी से यूज़ करके वो कितनी रैपिड स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन ये उतना कर ही नहीं पाते, तो कम्पीट ही नहीं कर पाते लोग। फिर नेक्स्ट टॉपिक है एमएसएमई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो ये हमारा स्टार्ट हुआ था एंटरप्रेन्योरशिप का, बिजनेस करेगी तो सब। अब हमें पढ़ना आईपीआर। आईपीआर की आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आईपीआर का। आईपीआर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसका मतलब कोई भी हमने इन्वेंशन करा, कोई भी लोगो डिज़ाइन करी या कोई भी आइडिया आया ह्यूमन के पास, कोई भी इंसान के पास उसने सोचा, तो उसका आईपीआर में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, फिर उसके राइट्स प्रोटेक्ट हो जाते हैं। इसमें क्या क्या आप करवा सकते हो। आईपीआर में मेनली 2 कैटेगरीज में आता है। आपका पहला इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जिसमें आती है आपकी इन्वेंशन, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, जोग्राफिकल इंडिकेशंस। और सेकंड क्या है, कॉपीराइट्स। कॉपीराइट में क्या आता है आपका कोई भी लिटरेसी वर्क।
अब हम देखते हैं कि ये आईपीएल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आईपीएल हमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये अगर किसी न्यू इन्वेंट करा तो वो उसको पूरा फुल बेनिफिट ले सकता है उस चीज़ का, क्योंकि उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगा। तो उसकी इनकम का लॉस कम होगा, वो खुद डील कर सकता है पब्लिक से, वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है अच्छे से क्योंकि उसका नाम है ना। अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, दो टाइप्स की होती है मैंने बताया आपको। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है कि आपने सुना भी होगा, यूट्यूब पे आप चलाते हो तो कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी। तो क्या होता है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट कॉपी आप बनाते हो, लिटरेसी वर्क्स होते हैं, आर्टिस्टिक वर्क होते हैं, ड्रामेटिक वर्क्स होते हैं, तो आप इनके अगेंस्ट अपना कॉपीराइट ले सकते हो। तो कोई भी पर्सन यूज नहीं कर सकता, आपने परमिशन दी तभी यूज होगा, अनऑथोराइज यूज नहीं कर सकता। अगर उसने करा तो उसको पेनल्टीज फाइन्स देने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब होता है कोई भी वर्ड, नेम, सिंबल या कोई भी डिफरेंशिएट जो चीज करती है उसको। आपने देखा होगा नाइकी का लोगो कैसा है, टिक का लोगो है, तो टिक का लोगो कोई यूज नहीं कर सकता, वो सिर्फ नाइकी का नाम है, नाइकी का ट्रेडमार्क है, नाइकी का लोगो है। तो कोई भी चीज जो आपकी डिफरेंशिएट करती है बाकी लोगों के गुड से, तो उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। अब ये भी दो कैटेगरीज में डिवाइड है, पहला है कन्वेंशनल ट्रेडमार्क, दूसरा है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल ट्रेडमार्क में क्या होता है, वर्ड, कलर कॉम्बिनेशन, लेबल, लोगो, पैकेजिंग या शेप ऑफ गुड्स। नॉन कन्वेंशनल में क्या आ गया, जो कि उसकी रिकॉग्निशन से, जैसे साउंड मार्क या डायनामिक मार्क से पहचानी जाती है। जैसे नेटफ्लिक्स में टिडम करके आती है ना, ये नॉन कन्वेंशनल है। नेक्स्ट आता है जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर आइटम, कोई भी एग्रीकल्चर, नेचुरल या मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हमने वो उसी पर्टिकुलर एरिया का है, जो डेफिनेट है, वो क्वालिटी में अच्छा है, रेपुटेशन में अच्छा है, कोई भी कैटेगरी है, वो सबसे बेस्ट वहाँ पे मिलता है। इसका एग्जाम्पल जैसे मखाने है, तो मिथिला करके एक जगह है बिहार में, तो वहाँ के मखाने को जीआई टैग मिल रखा है। इसका मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर के जगह पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे, बाकी सबसे डिफरेंट क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट मिलते हैं। इनको जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, बस्तर का ढोकरा, वाली पेंटिंग्स, दार्जिलिंग की टी, ये सबको जीआई दे रखा है क्योंकि हेल्प करते हैं कंज्यूमर को, ताकि ज़्यादा अटेंशन दे और एक गुडविल भी बनती है कि हाँ ये अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है कोई भी आपने इन्वेंशन करी तो कोई भी दूसरा पर्सन यूज़ नहीं कर सकता ये। इसके इन्वेंशन के कुछ रूल्स होते हैं। एक इन्वेंशन कोई न्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं है जो आपने एग्जिस्टिंग है बस उसी का यूज़ कर लिया। ऐसा ना हो कि नॉन ऑब्वियस हो, उसका कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ ही नहीं है उसमें। और वो कैपेबल होनी चाहिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से, ऐसा नहीं है कि हार्मफुल है, वो हमेशा एक बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है और ये देखते हैं कि कौन क्या क्या चीज़ पेटेंट नहीं हो सकती। कोई भी चीज़ पेटेंट नहीं हो सकती जो कि नेचुरल लॉ के अगेंस्ट हो, या एब्स्ट्रैक्ट थियोरी हो, या फिर फ्रीलियस इन्वेंशन हो, यानी कुछ भी कर दिया इन्वेंशन में, मॉरलिटी नहीं है, पब्लिक की हेल्थ को डैमेज करता है, या एग्रीकल्चर का मेथड है, तो ये सब चीज़ें आपके नहीं हो सकती। पेटेंट का पर्पस ये है कि वो एनकरेज करता है इनोवेशन करे, कोई भी इंसान इनोवेशन करे, साइंटिफिक में डिफरेंट आइटम्स इन्वेंट करे ताकि वो अपना प्रमोट कर सके, सिर्फ वो सेल कर सकता है। नेक्स्ट आता है डिज़ाइन। डिज़ाइन का मतलब होता है कोई भी शेप, पैटर्न, अरेंजमेंट ऑफ लाइंस, कलर कॉम्बिनेशन, कोई भी आर्टिकल को ये प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई और दूसरा ना बंदा यूज़ कर ले। ये वैलिड होता है 10 ईयर्स के, आप इसको रिन्यू भी करा सकते हो 5 ईयर्स जब आपका ख़त्म हो जाता है। फिर आता है प्लांट वैरायटी। प्लांट वैरायटी ये बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक में मिलती है। इसमें क्या होता है, इनको फार्मर्स डेवलप करते हैं उनके ब्रीड के अकॉर्डिंग। ये हेल्प करती है कंजर्व करने में, इम्प्रूव करने में, और जो कि अवेलेबल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है। बस इसी का आपका चैप्टर नंबर 9 भी खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट लगे तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।